हाँ, तो मैं बता रही थी निब्लू के बारे में। मैंने माँ से कहा वह दिन भर मुझे देखकर सीटी बजाया करता है। इस पर मेरी माँ मुस्कुरा दी और वह मुझे सीटी बजाने के फायदे बताते हुए इसे होठों का एक बेहतरीन व्यायाम बताने लगी। मैंने चिढ़ते हुए कहा, दुनिया की सारी माँ अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कहती है, और यहाँ तक कि मंजूषा की मम्मी भी। फिर आप ही क्यों मुझे मंजूषा के उस अजीब सी शक्ल वाले भाई से दोस्ती करने के लिए कह रही हैं? मैं मर जाऊंगी पर इतने बदसूरत लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मैंने डरते हुए माँ की तरफ देखा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं एक छन्नाटेदार थप्पड़ मेरा स्वागत ना कर दे। पर माँ की आंखों में आंसू झिलमिला गए। वे भरे गले से बोली, कई बार जो हमें दिखता है वह खूबसूरत नहीं होता, पर वह हमारे लिए बेहतर होता है। तेरी उम्र एक ऐसी परियों की दुनिया है जहाँ पर हर राजकुमारी अपने राजकुमार का ही सपना देखती है, जबकि असलियत में ये दुनिया उसी राजकुमारी की कहानी के राक्षसों से भरी पड़ी हुई है। खुशकिस्मत होती है वह राजकुमारी जिसे अपने ख्वाबों का राजकुमार मिल जाता है, वरना मेरे जैसे भी तो लोग हैं इस दुनिया में। कहते हुए माँ भरभरा कर रो पड़ी। मैंने माँ की ओर देखा और आज पहली बार मुझे उनके ऊपर तरस आया। रोने के कारण उनका गोरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। नाक पर पसीने के मोती बिखरे थे और काले घुंघराले बाल जूड़े से खुलकर कंधे तक आ गए थे। मैंने धीमे से कहा, मेरे पापा कहाँ हैं? क्या तुम आज भी मुझे इस बात का जवाब नहीं दोगी? माँ बड़े ही प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, वह कायर थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि तू मेरे पेट में है, वो घर से कहीं चले गए। कुछ दिनों तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला। मैं पागलों जैसी यहाँ से वहाँ भटकती रही। उनके जितने दोस्तों को मैं जानती थी, मैंने सबसे पूछा, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। किसी ने कहा, शायद वो शहर छोड़कर चले गए थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आपके अलावा और किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों करता कोई? तेरे दादाजी ने ही तो उन्हें खुला सांड बना रखा था कि जहाँ चाहे मुंह मारता फिरे, माँ ने क्षोभ से कहा। मैंने माँ का कांपता हाथ पकड़ा और कहा, पर आखिर हुआ क्या था माँ? मैं खुद ही कहाँ समझ पाई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैंने सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाने के लिए तेरे पापा के कमरे में गई, जहाँ पर वो किताब पढ़ते हुए सिगरेट पी रहे थे। मैं भावातिरेक में कुछ बोल ही नहीं पाई और उनका हाथ मेरे पेट पर रखकर मुस्कुरा दी। 2 पल को तो वो कुछ ही समझ नहीं पाए और हंस दिए, पर जैसे ही वे समझे, उन्होंने दांत पीसते हुए कमरे की दीवार पर किताब दे मारी और जलती हुई सिगरेट जमीन पर फेंक दी। किताब के पन्ने फरफराकर फर्श पर बिखर गए और जलती हुई सिगरेट उनकी चप्पल पर। मैं डर के मारे कांपने लगी। जब तक मैं कुछ समझ पाती, माँ ने ये कहते हुए अपनी कलाई जोरों से दबा ली, पर उन्हें बीच में रोकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। माँ जैसे खुद से ही कह रही थी, तेरे आने की बात सुनकर ही तेरे पापा स्लीपर डालकर कमरे से निकल गए थे। मैं उनके पीछे पीछे भागी, पर तब तक वो कार लेकर वहाँ से चले गए। पर मम्मी, मैं तो उनकी अपनी बेटी थी ना। तुम्हारी तो उनसे शादी हुई थी ना। फिर वह तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? माँ बीच वाली अंगुली में पहनी मणिक की अंगूठी को आगे पीछे करते हुए बोली, तू मर्दों को नहीं जानती, तभी तो मैं तुझे समझाती हूँ कि किसी के काले गोरे रंग पर मत जा। मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी, वहीं पर तेरे पापा से मिली थी।
माँ की आंखों में जैसे पापा का चेहरा घूम गया। वह दरवाजे पर ऐसे देखने लगी जैसे पापा उन्हें अभी भी वहीं खड़े दिखाई दे रहे हों। तेरे पापा लाल शर्ट और काली पैंट पहने हुए एक कोने में खड़े पान खा रहे थे, पर उनकी भूरी आंखें और होठ मुझे आज भी याद है। पता है तुझे, वह करीब 2 घंटे तक एक ही जगह पर अपनी कोहनी टिकाए मुझे देख रहे थे। मेरी सभी सहेलियां मुझे छेड़ रही थी। ढोलक की थापों के बीच में वो हंस रही थी और तेरे पापा की ओर इशारा करके दिखा रही थी। उन सबका मुस्कुराना, मुझे छेड़ना, सब जैसे एक सपने सा लग रहा था। मैं खुद को परियों की शहजादी समझ रही थी और मन ही मन इतरा रही थी। थोड़ी देर पहले लगने वाली उमस भरी गर्मी का महीना मानो फूलों से भरा बसंत का मौसम हो गया था। मैं कल्पना लोक में विचर रही थी, उड़ रही थी। रह रहकर मुझे एक मीठा सा एहसास हो रहा था कि कोई मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है। मौका पाकर मैं झट से अपने सहेली के कमरे में जाकर आईने को ताक आती और सोचती, क्या मैं वाकई इतनी सुंदर हूँ, या मोहब्बत अचानक हमें खूबसूरत बनाकर पूरी कायनात को खुशनुमा बना देती है। मेरी सहेलियों ने मुझसे जब बताया कि तेरे पापा ने उनमें से किसी को एक नज़र भी नहीं देखा, तो मेरा मन मोर सा नाच उठा। मैंने अब पहली बार तेरे पापा की तरफ नज़र भर कर देखा। मेरी सबसे सुंदर सहेली शामली उनके आगे पीछे चक्कर काट रही थी, पर वह बस टकटकी लगाए मुझे ही देख रहे थे। बचपन में फैब्रिक पेंटिंग सीखते समय मैंने चांद और चकोर की बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी, पर आज पहली बार जैसे वह साकार होकर मेरी आंखों के आगे आ गई थी। हाँ, आज मैं सचमुच चांद ही तो लगती अगर आज सफ़ेद झिलमिल सितारों वाली साड़ी पहन लेती। और ये सोचकर मैंने अपनी नीली साड़ी की तरफ देखा और हंस दी। दूर खड़े तेरे पापा ने मेरे हंसने को मेरी सहमति समझा और मुस्कुरा दिए। तभी मुझे मेरी माँ आती हुई दिखाई दी। अगर पूरे मोहल्ले में कहीं पत्ता भी खड़कता था तो उन्हें जैसे बहती हवा सबसे पहले जाकर बताती थी। और यहाँ तो बात उनकी अपनी बेटी की थी। वह भी लोगों को धक्का देते, दो लोगों के बीच रास्ता बनाते ऐसे दौड़ती चली आ रही थी मानो किसी चोर का पीछा कर रही हो। जब वो मेरे पास आई तो उनकी सांस धोंकनी सी चल रही थी। माँ मेरा हाथ धीरे से दबाते हुए बोली, जानती है, इस ब्याह में सब तेरी ही बातें कर रहे हैं। वह लड़का देख रही है ना तू, जो पिछले 1 घंटे से तुझे ताकता ही चला जा रहा है। सब बता रहे हैं वह बहुत अमीर है। माँ गदगद स्वर में बोली। फिर मेरे और करीब आकर धीरे से बोली कि लोग कहते हैं वे करोड़पति लोग हैं। सब कह रहे हैं कि तू उसे पसंद आ गई है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तेरी उससे शादी हो जाए। मैंने उनकी बात बीच में काट कर कहा, हाँ जानती हूँ, तो तुम गंगा नहाने चली जाओ। अरे हाँ, सच कह रही हूँ, गंगा जी क्या, यमुना नर्मदा गोदावरी सारे तीर्थ एक साथ कराऊं। इतना अच्छा हीरो जैसा लड़का भाग्य से मिलता है। अरे तू उसको देख तो, कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो गया। मैं उसे बहुत देर से देख रही हूँ। वह बस तुझे ही एकटक देखे जा रहा है। और जरा उसकी माँ को तो देख, जो गहनों में लकदक बैठी चमक रही है। हे भगवान, तू जिसको भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। एक हमें देखो, सारी उम्र बीत गई, पर इन काली बिच्छियों को साबुन के पानी के घोल में धोकर कपड़े वाले ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमका कर ही खुश हो गए। और उस लड़के की माँ को तो देखो, 10 उंगलियों में कैसे हीरे जड़े मोटे मोटे
बिछुआ पहने बैठी है, माँ ने एक और ताकते हुए कहा। फिर जैसे खुद ही नींद से जागी और मेरा हाथ पकड़कर मनुहार करते हुए कहने लगी, मेरी रानी बेटी, मेरी बात मान। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं तेरी शादी करवाने के लिए, और तू भाग भाग मत जाना किसी लुच्चे लफंगे के संग, क्योंकि उम्र तो तेरी दुधारू गाय के बराबर हो रही है। हाँ, पर तू जरा दुबली पतली है तो लगती मिमियाती बच्चिया ही है। अगर तू भाग गई तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। गंगा मैया का स्नान तो छोड़ ही दे, मुझे ना जाने कहाँ मुंह धोने जाना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर मैं हंस दी और मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम बात कर लो। और मैंने माँ को मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। जैसे उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो कहा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विनाश की ओर जाती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। मेरे जन्म के समय ही पिता चले गए थे, इसीलिए माँ को मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती थी। माँ को लगता था मेरे हाथ पीले हो जाएं तो वह गंगा स्नान को हरिद्वार चली जाए। मुझे भी लगा इतने अच्छे घर का लड़का है, कम से कम पैसे लत्ते की तो मुझे कभी कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने माँ की ओर देखा, जो इस विवाह में भी एक साधारण पीली साड़ी, हरे ब्लाउज और नारंगी पेटीकोट के साथ पहनकर आई थी। लाख कोशिशों के बाद भी उनकी सस्ती पीली साड़ी का पल्लू साड़ी की लंबाई कम होने के कारण हरे ब्लाउज को ढक नहीं पा रहा था। माँ को देखकर मेरा दिल भीग गया। आज भी मुझे माँ की आंखों की चमक याद है, जब वो तेरे होने वाले पापा को देख रही थी। ना चाहने पर भी खुशी के मारे बार बार उनकी भीगी पलकों पर आंसू छलछला उठते थे। पर माँ को कम से कम ये तो पता करना चाहिए था कि मैं ऐसी कौन सी हूर की परी थी कि 1 घंटे के अंदर ही एक करोड़पति लड़का, जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज चलती थी, जो दिखने में भी इतना खूबसूरत था, अचानक ही मुझ पर मर मिटा। पर ऐसा ही होता है, जब किस्मत खराब होती है तो ऐसा ही होता है। और ये कहते हुए उनकी आंखों के जैसे सैकड़ों दिए एक साथ जल और बुझ गए। 2 आंसू आंखों से होते हुए उनकी कलाई पर गिरे और फिर माँ ने अपनी कलाई इतनी जोर से दबा ली कि उनकी हरी चूड़ी चिटक गई। मैंने माँ का हाथ तुरंत पकड़ते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो? पहली बार मुझे माँ से सच में सहानुभूति हुई। मैंने बहुत सावधानी से उनकी टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उठाए और एक तरफ रखते हुए कहा, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। हाँ बेटा, दिमाग ही तो खराब हो गया था मेरा। मैंने सिर्फ 8 इंच का चेहरा देखा। उस चेहरे के पीछे जो कई शाह चेहरे छिपे बैठे थे, उन्हें नहीं देख सकी। मुझे उसके आगे भी उसको देखना चाहिए था। मुझे उसके बारे में पता करना चाहिए था। शायद जानते बूझते हुए मैंने नहीं पता किया कि कहीं ऐसी किसी बात का पता ना लग जाए जिससे मैं उससे शादी ना करूं। और मेरी आंखों के आगे मेरी माँ का चेहरा घूम गया। मेरी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा उनका भी बुढ़ापा आ जाएगा, और मैं जानती हूँ उनकी गलती नहीं थी। वह ये सोचकर खुश हो गई थी कि मैं रानी की तरह राज करूँगी। मैं शायद जिंदगी भर कुंवारी रहती तो भी वह मुझे बैठकर खिलाती, पर उनकी किस्मत बहुत खराब थी, मुझसे भी ज़्यादा। हाँ, तो मैं तुझे बता रही थी कि कैसे तेरे पापा घर के बाहर चले गए थे। जब एक शाम को वो लौट कर आए तो सीधे धड़धड़ाते हुए कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे भागी। जब तक वो कुछ कहते, मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और उनसे पूछा,
पर क्यों करवाऊं अबॉर्शन? क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा पहला बेबी आ रहा है। पागल हो गई हो क्या? बच्चे की लाइन लगाएगी क्या? पहले लड़का चाहिए होगा, फिर लड़की चाहिए होगी। तुझे तेरा फिगर खराब करना है क्या? सांड जैसी हो जाएगी, बहुत जल्दी ही मटक मटक के चलने लगेगी। कौन जाएगा मेरे साथ पार्टी में यहाँ वहाँ? ना दोस्तों के साथ नाच पाऊंगा, ना ही घूम सकूंगा, बस तेरी दीमारदारी में लगा रहूंगा। आया की तरह 24 घंटे। अरे, करोड़पति होना भी कोई आसान बात नहीं है। रुतबा कायम रखना पड़ता है। मुझे तेरे पापा की बात सुनकर जैसे चक्कर आने लगे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हो क्या गया है। 2 महीनों तक पलकों पर बैठाए रखने वाला आदमी बच्चा गिराने की बात इतने आराम से कर रहा है, जैसे सड़ा हुआ दांत निकालने की सलाह दे रहा हो। मैंने तेरे पापा से हिम्मत करते हुए कहा कि पर लोग तो बहुत खुश होते हैं, शादी के बाद फैमिली बनाते हैं। मैं नहीं बनाऊंगा, तेरे पापा ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो, मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। पर आप बच्चा गिराने की बात कर रहे हैं, इससे मेरे शरीर पर भी नुकसान हो सकता है। मेरे पास जो आखिरी शस्त्र था वो फेंका। तभी तेरे पापा ने कहा, कुछ नहीं होगा तेरे शरीर को, तेरा शरीर बड़ा सोने का बना है ना। तू क्या समझती है, जो 50 औरतें मेरा बच्चा गिरा चुकी हैं, सबका शरीर खराब हो गया है। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम भाग देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। थैंक यू।